नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या आप नीट 2025 की एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट हैं? तो आपके लिए एक शक्तिशाली स्टेप बाय स्टेप कई बार आजमाई जा चुकी टेक्निक है जिसे पहले भी कई स्टूडेंट्स ने यूज किया और वो उनके लिए हेल्पफुल रही और अब आपके लिए ये एक वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध है। अगर आप 11th या 12th में भी पढ़ रहे हैं अभी और आगे आने वाले सालों में नीट देना चाहते हैं, तब भी आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक सिंसियरली देखना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए और अभी से इन टेक्निक्स को अपने अंदर आत्मसात कर लेना चाहिए। इस टेक्निक को, इस पावरफुल टेक्निक को कहते हैं थिंकिंग इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। बच्चों, जो ओलंपिक चैंपियंस रहे हैं, जो स्टार खिलाड़ी रहे हैं, स्टार क्रिकेटर्स रहे हैं, उन सब ने कभी ना कभी अपनी सफलता की यात्रा में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। जी हां, टेक्निक का नाम है थिंक इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। घटनाओं को उल्टे क्रम में सोचने की क्षमता रखना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, तो सफलता सुनिश्चित आपका द्वार खटखटाएगी। चलो मैं इसे डिटेल में समझा देता हूं और इसे समझाने के लिए मैं एक एवरेज स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूं जिसे मई 2025 में नीट की एग्जाम देनी है। अगर आप एक अबव एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने गोल को हायर स्कोर के लिए सेट कीजिए और इसी टेक्निक का पूरा इस्तेमाल कीजिए, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। ओके, ठीक है, तो चलिए बताता हूं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है आखिरी घटना क्या है उसे स्पष्टता से समझ ले। जी हां, ये स्टेप नंबर 1 है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आखिरी में, लास्ट में क्या होने वाला है, आप नीट का पेपर मई 2025 में सॉल्व करने वाले हैं और इस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं कि आपका स्कोर 720 में से 650 से ऊपर आने वाला है। जी हां, आप नेगेटिव तो सोचे ही नहीं। आपका यह विजन है कि नीट का स्कोर आपका 720 में से 650 प्लस होने वाला है। डोंट हेजिटेट, थिंक पॉजिटिव, यू कैन डू इट। जी हां, पॉजिटिविटी आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी है, पहली स्टेप है पॉजिटिव रहना। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सक्सेस के द्वार तक आप जरूर पहुंच सकते हैं। मैंने पिछले 20 सालों में लाखों विद्यार्थी देखे हैं, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और यह मैं अच्छी तरह समझता हूं और जानता हूं कि जो स्टूडेंट पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, जो क्लियर विजन रखता है, उसके दिमाग में क्लियर व्यू है कि उसे कहां पहुंचना है, वो सक्सेस आगे न पीछे, देर सवेर निश्चित तौर पर प्राप्त करता है। स्टेप नंबर 2। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए फिजिक्स लर्न करना डिफिकल्ट टास्क है, केमिस्ट्री लर्न करना बीच में ठीक ठाक, बायो लर्न करना सबसे आसान होगा। तो इसी के अनुसार क्लियर टारगेट सेट करें। मुझे बायो में स्कोर करना है 350 प्लस, बायो का स्कोर 350 प्लस, मुझे केमिस्ट्री में स्कोर करना है 170 प्लस और मुझे फिजिक्स में स्कोर करना है 130 प्लस। ये टारगेट आप अपने दिमाग में फिट कर ले। अब आप क्रॉस टैली करें। अगर ये टारगेट आपके दिमाग में है तो इसका टोटल स्कोर कितना बनता है चेक करें। इसका टोटल स्कोर आपका बनेगा 350 प्लस 170 प्लस 130, 350 प्लस 170 प्लस 130, टोटल स्कोर आपका बनेगा 650 प्लस और यही आपका टारगेट है। इसका मतलब है बायो का मैक्सिमम कंपलसरी रिवीजन होना जरूरी है। तो इससे मतलब यह निकला कि हम बायो में मैक्सिमम रिवीजन करेंगे और मैक्सिमम रिवीजन के लिए हमारे पास जितना टाइम अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम टाइम हम बायो की रिवीजन के लिए देंगे। मॉडरेट टाइम
यानी अब बचा हुआ जितना टाइम है उसमें से मैक्सिमम टाइम, तो जो पहला मैक्सिमम है उसकी तुलना में थोड़ा कम, लेकिन मॉडरेट टाइम। तो मॉडरेट रिवीजन की जरूरत है, मॉडरेट रिवीजन की जरूरत है केमिस्ट्री में। तो इसके लिए जो टाइम होगा वो थोड़ा मॉडरेट टाइम होगा, यानी मैक्सिमम टाइम जो हमने बायो में दिया था उसकी तुलना में थोड़ा कम टाइम हमको केमिस्ट्री में रिवीजन के लिए देना है। मॉडरेट टाइम हमको केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। और हाँ, और सबसे कम रिवीजन हम फिजिक्स में देने वाले हैं, मिनिमम। इसलिए जो टाइम रिक्वायर्ड है इसमें वो भी मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है। मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका उल्टा करते हैं, फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन देने का, टाइम देने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि सही टेक्नोलॉजी तक आप पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जरा प्रैक्टिकल बने, स्पष्ट दृष्टिकोण रखें। देखिए, फिजिक्स विषय के लिए मैथमेटिकल अप्रोच की जरूरत है, राइट? ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन यदि आप बायोलॉजी के लिए रिवीजन टाइम निकालते हैं तो ये सीधे सीधे आपके मार्क्स बढ़ाएगा। मैं तो इस भाषा में कहूंगा आपसे कि बायोलॉजी में दिया समय ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायो में स्कोर्ड मार्क्स के। जी हां, आप बायो में जितना ज्यादा टाइम देंगे आपका बायो का स्कोर उतना अपलिफ्ट होगा। बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कुछ हद तक ये केमिस्ट्री पे भी लागू होता है। केमिस्ट्री में दिया समय लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिस्ट्री में स्कोर्ड मार्क्स के। लेकिन बच्चों, फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिकल अप्रोच और बार बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूरी है, जिसके लिए काफी टाइम लगता है। तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि बायो से आप मैक्सिमम स्कोर खींच सकते हैं, और बायो आपको सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है। 720 में से 360 मार्क्स की तो बायो ही पूछी जाती है। इसी में से मैक्सिमम स्कोर खींचने की जरूरत है, राइट? तो इसके लिए आपको नीट स्टाइल के फुल सिलेबस के कम से कम 20 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। बार बार फुल सिलेबस टेस्ट देना ये की फैक्टर है। स्टेप नंबर 3 को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 2 3 4 5 20 21 22 45 टेस्ट देने की जरूरत है, ताकि नीट के फाइनल एग्जाम के दिन आपका वो 46th टेस्ट रहे। टेस्ट देना आपके लिए नई बात ही ना रहे, वो भी फुल सिलेबस। मैं पार्ट सिलेबस टेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट की बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस स्टेप को। ये 45 टेस्ट एक स्पेशल तरीके से दिए जाने चाहिए, और उन पुराने तरीकों से नहीं जिस तरह से आप अब तक अपनी कोचिंग के या कहीं पढ़ रहे हो वहां के टेस्ट देते चले आ रहे हैं। जी हां, जो तरीका होगा वो ऐसा होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको इसी पैटर्न में 45 टेस्ट देने की जरूरत है। इस पैटर्न को अच्छी तरह समझ लीजिए। ध्यान रखें कि आप विचारों का एक बंडल है। थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं त्वचा से, यानी कि छूने से, स्वाद से, देखने से, सूंघने से, सुनने से। जो डेटा बाहर से हमारा ब्रेन कलेक्ट करता है, उस डेटा की प्रोसेसिंग की वजह से थॉट्स तो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। बच्चों, हमारा दिमाग विचारों का एक बंडल है। क्या आपने कभी मोबाइल फोन
पे टेक्स्ट टाइप करने के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है? जैसे ही आप मोबाइल में कोई टेक्स्ट टाइप करने के लिए जाते हैं, जैसे यहां टेक्स्ट टाइप किया जा रहा है, यस आई कांट, आगे अब कुछ टाइप करना है, तो जैसे ही कुछ टाइप करने जाएंगे, मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कुछ वर्ड सजेस्ट कर देगा, कुछ टेक्स्ट सजेस्ट कर देगा। आपने देखा है ऐसा होता है ना? ऐसा जैसे आई कांट, तो उसने सजेस्ट कर दिया वेट, बिलीव, इमेजिन, क्योंकि शायद आपने इस टाइप का सेंटेंस पहले भी टाइप किया हो और उस समय आपने इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल किया होगा, वो उसके मेमोरी कार्ड में स्टोर्ड है और इस वजह से वो उसको सजेस्ट कर देता है। जैसे ही आप टाइप करने जाते हैं अगला, तो वो सजेस्ट कर देता है कि शायद ये लेटर आप टाइप करना चाहते हैं। होता है ना ऐसा? देखा है ना आपने ऐसा? बच्चों हमारा ब्रेन एग्जैक्टली इसी तरह से काम करता है। आखिरकार ये दिमाग भी तो एक सीपीयू की तरह ही तो है। जब भी आप कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, राइट, तो आप अनजाने में बार बार उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराते रहते हैं। ये होता है। आप अपने कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो, कहीं और टेस्ट दे रहे हो, जब भी आप कभी टेस्ट देते हैं तो आप बार बार उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराते हैं और इसी वजह से आपका स्कोर कम हो जाता है। लेकिन आप उन गलतियों को पहचान नहीं पाए हैं अब तक। वो गलतियां बस होती रहती है, कंटिन्यूएशन में होती रहती है। तो अब हमें बड़ी सतर्कता से, बड़े कॉशन में हमारे टेस्ट को परफॉर्म करना है। हमें सतर्क रहते हुए टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर ले कि ऐसा करने के लिए हमें फुल सिलेबस टेस्ट की जरूरत है, राइट? तो या तो आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले मॉक टेस्ट पेपर्स, एनटीए की वेबसाइट पे होते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स, और या फिर आप बाजार में किताबें मिलती हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स की बुकलेट फॉर्म्स मिलते हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के, तो आप उन पब्लिशर्स की किताबें जो है वो कलेक्ट कर ले। या फिर तो आप किसी कोचिंग की ऐप के थ्रू, या तो आपकी कोचिंग की ऐप या किसी और इंस्टीट्यूशन की ऐप जिस पर ऐसी फैसिलिटी हो कि वो आपके घर तक ऑफलाइन पेपर्स डिलीवर कर सके, या आप ऑनलाइन पेपर लेना चाहते हैं, कुल मिला के आपको इन तीनों में से किसी एक, दो या सारे तरीकों को मिलाकर बहुत सारे मैक्सिमम 45 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स इकट्ठे कर लेने। जी हां, मैं फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं पार्ट सिलेबस टेस्ट पेपर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। हमें फुल सिलेबस पेपर्स कितने चाहिए? 45, राइट? और बाजार से एक ओएमआर शीट का बंडल भी परचेज कर ले। अब आपको एवरी ऑल्टरनेट डे टेस्ट देना है। ये ध्यान रखें कि एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट देना है। मतलब आपको पहले टेस्ट की शुरुआत करनी है बच्चों। आपका जो पहला टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, वो टेस्ट आपको टेस्ट नंबर 1 परफॉर्म करना है 1 फरवरी 2025। टाइम आप अपने कन्वीनियंस से डिसाइड कर सकते हैं। वैसे फिलहाल के लिए मैं टाइम ले लेता हूं सुबह 8 AM टू 11 AM, और मैं इसी अकॉर्डेंस में कि आप सुबह 8 से 11 ही पेपर देने वाले हैं, इसी अकॉर्डेंस में टाइम को स्केड्यूल करते आपको आगे की बात समझाने वाला हूं। लेकिन आप अपने चॉइस से कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीट का पेपर जनरली दोपहर को 2 से 5 होता है, तो आप 2 बजे से 5 बजे के टाइम को पेपर देने का टाइम रखते हुए अगले 24 घंटे को एक दिन मानते हुए उस एक दिन को इसी प्रकार परफॉर्म कर सकते हैं जैसे मैं सिस्टमेटिकली आपको बताने जा रहा हूं। यह आपके हाथ में है। ओके, अब आपने 1 फरवरी को अगर पहला पेपर दिया है बच्चों, तो अगला पेपर एक दिन छोड़कर यानी 3 फरवरी 2025 को अगला पेपर होगा। टाइम इसी प्रकार से होगा। तीसरा पेपर आपका जो होगा वो 5 फरवरी 2025 को होगा। चौथा पेपर जो आपका होगा वो 7 फरवरी 2025 को होगा। पांचवा पेपर जो आपका होगा वो 9 फरवरी 2025 को होगा। और इस तरह से आप सारे पेपर और सारे टाइम शेड्यूल कर लेंगे।
ऐसे 45 टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं, 45 टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो 45 टेस्ट अगर ऑल्टरनेट डे परफॉर्म करते हैं तो बताइए कितने दिन की जरूरत है? 90 डेज। तो ये ही तो हमारे इस वीडियो का टाइटल है, 90 डेज में आपको वो टेक्निक समझनी है कि कैसे काम करना है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत जरूरी है और इसे मैं वीडियो में बार बार रिपीट भी करूंगा आगे, कि 90 डेज आपके शुरू होते हैं 1 फरवरी से। तो आपका सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग का काम, सिलेबस को समझने का काम मेरे बच्चों किसी भी हालत में 10 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। आप अपने टारगेट इसी प्रकार से लेके चले कि 10 जनवरी तक आप अपने सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन देकर और ये फुल सिलेबस टेस्ट परफॉर्म करने का पैटर्न आप मुझसे सीख रहे हैं, इसको फॉलो करेंगे। राइट? ओके। तो इस प्रकार से 45 टेस्ट का शेड्यूल आप बना लें। अब आप 1 फरवरी को जिस दिन पहला टेस्ट पेपर देने के लिए बैठेंगे बच्चों, उस दिन 8 बजे अगर आपको सुबह पेपर देना है तो 10 मिनट पहले ही आप रेडी होकर चेयर पर बैठ जाएंगे। ठीक वैसे जैसे नीट की फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो, फाइनल एग्जाम में तो आपको 1 घंटा पहले या 1.5 घंटे पहले जाकर वहां पर सीट पर बैठ जाना पड़ता है। राइट? मैं तो आपको सिर्फ 10 मिनट पहले ये सारी बातें, कौन कौन सी, एक टेस्ट पेपर जो आप उस दिन देने वाले हैं, एक OMR शीट और रफ वर्क के लिए कुछ पेपर, इतना रख के आप अपनी टेबल चेयर पर बैठ जाएंगे। राइट? ओके। 8 से 11 आप पेपर देंगे। ठीक 11 बजे जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है, इमीडिएटली आप आंसर की चेक कर लेंगे। देखिए, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर 11 बजे आप थोड़े से थके हुए रहेंगे, लेकिन फिर भी ये काम उसी समय करना पड़ेगा। 11 बजे आपको आंसर की से मिलान करके आपको चेक कर लेना पड़ेगा, आपको पता लगा लेना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, यानी करेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 सही अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 सही अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 सही अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 9 सही अटेम्प्ट किया है, और ऐसे। और मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 को रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 7 को रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, और ऐसे। और मान लेते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, और मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रकार से आप पहले पूरी चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर अपने आप को स्कोर दे देंगे। राइट? ओके। तो बच्चों, जब आप सुबह 11 बजे के बाद अपने आप को स्कोर दे चुके हो, तब आप रिलैक्स हो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, थोड़ी नींद भी ले सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका आपको उस समय मिलेगा। ओके? राइट? स्टेप नंबर 4, ये ध्यान रखो, जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हैं उसी दिन रिलैक्स करने के बाद, दोपहर को आप रिलैक्स कर लो, खाना खा लो, आराम कर लो, उसके बाद उसी दिन आपको टेस्ट में जो रॉन्ग अटेम्प्ट, यानी आपने पहले ही काउंट कर लिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग अटेम्प्टेड है और कौन कौन से आपने अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब अनअटेम्प्टेड है। तो उसी दिन आपको टेस्ट में आपके द्वारा रॉन्ग अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है। ये काम उसी दिन करना पड़ेगा जिस दिन आपने टेस्ट दिया। जैसे 1 फरवरी को पहला टेस्ट दिया, तो 1 फरवरी की टेस्ट के जो रॉन्ग अटेम्प्टेड और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो आपको उसी दिन सॉल्व करना है, ताकि आप ये समझ सके कि टेस्ट देते समय आपसे क्या गड़बड़ी हो गई, और टेस्ट को परफॉर्म करते समय सुबह 8 से 11 जब आपने टेस्ट दिया तो क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आपको या तो वो रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ या फिर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ये समझने के लिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना और समझना जरूरी है। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको या तो सॉल्यूशन समझना पड़ेगा, अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, है ना, या किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, या सर्च करना पड़ेगा कहीं, या आपके पास बुक्स होंगी उसमें से रेफर करना पड़ेगा। राइट? लेकिन आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना है, उसी दिन करना है, ताकि उस पेपर का सही एनालिसिस हो सके। देखिए,
पेपर सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पेपर का एनालिसिस करना। तो एनालिसिस करने के प्रोसीजर को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, राइट? ओके, ये जरूरी है ताकि अगला दिन आपको फ्री मिल सके आपकी प्लान्ड सिस्टमेटिक रिवीजन के लिए। अगर आपने उसी दिन वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया है और आपने समझ लिया है, तो आप अगले दिन प्लान्ड रिवीजन कैसे करना है उसके लिए फ्री रहेंगे, और उस प्लान्ड रिवीजन के लिए आपका फ्री रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, राइट? ओके, अब आप एक डायरी बना लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको आप अच्छी तरह समझेंगे बच्चों। अब आप एक डायरी बना लेंगे, एक रजिस्टर बना लेंगे, और उस रजिस्टर में इस प्रकार से कॉलम्स बना लेंगे। जैसे मैंने कॉलम्स खींचे हैं वैसे आप उसमें कॉलम्स बना लेंगे, है ना? मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि उस डायरी में आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है। इसको सिस्टमेटिकली समझ लीजिए। सपोज मैं अभी टेस्ट 1 के परफॉर्मेंस के बारे में इस डायरी में नोट डाउन करने वाला हूं, तो मुझे एक कॉलम में लिखना पड़ेगा रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए, और दूसरी तरफ अनअटेम्प्टेड, जिसे मैंने सॉल्व एग्जाम के दौरान नहीं किया था, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट? इसी प्रकार से आगे यहां रॉन्ग अटेम्प्टेड, गलत अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस के लिए, और यहां अनअटेम्प्टेड, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए उनके बारे में। ठीक है? सपोज क्वेश्चन नंबर 27 हमने रॉन्ग अटेम्प्ट किया, तो क्वेश्चन में लिखा था हॉलो स्फीयर के लिए मैंने सॉलिड स्फीयर मानकर सॉल्व कर दिया, इसलिए यह क्वेश्चन मेरा रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ, और वो ऑप्शन जो मुझे मिला सॉल्व करने के बाद वो ऑप्शन भी उसमें मौजूद था, तो मैंने उसे टिक कर दिया, तो मेरा ये रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया। सपोज क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन 113 मैंने छोड़ दिया, नहीं अटेम्प्ट किया, तो मुझे रीजन लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है, तो एग्जाम में कंफ्यूज हो गया, डाउट क्रिएट हुआ, इसलिए छोड़ दिया, तो यह क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हो गया। ऐसे इस एग्जामिनेशन में, इस टेस्ट में मैंने जो जो क्वेश्चंस रॉन्ग किए या जो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, अनअटेम्प्टेड है, उनमें से हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूं, तो इस डायरी में मैं नोट डाउन कर लूं। यह डायरी बनना बहुत 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 जरूरी है। तो बच्चों, जब हर टेस्ट में, आगे आने वाली हर टेस्ट में आप इस प्रकार से रॉन्ग अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए रिमार्क्स डायरी में लिखना शुरू कर देंगे, तो मुश्किल से 15 या 20 टेस्ट अगर आप परफॉर्म करके डायरी में नोट डाउन कर चुके हैं, तो आगे आने वाले टेस्ट में आपकी गलतियां अपने आप कम होने लग जाएंगी। आपको आश्चर्य होगा ऐसा क्यों हो रहा है, और रीजन बिल्कुल क्लियर है। ऐसा होगा क्योंकि जो गलतियां पहले आप कर डालते थे
और आपको समझ में नहीं आती थी कि आप कर रहे हैं। अब आपके रजिस्टर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप उस रजिस्टर को से गो थ्रू होंगे तो आपको एक पैटर्न पकड़ में आएगा कि अरे मैं बार बार ये गलती करता हूं। आपके तुरंत समझ में आएगा, अच्छा यही वो कारण है जिस कारण से मुझसे गलतियां हो रही है, और उसकी खुशी, उसकी चमक आपके चेहरों पर नजर आएगी मेरे बच्चों। और तब धीरे धीरे अगली आने वाली टेस्ट में आपके द्वारा रॉन्ग अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की संख्या अपने आप कम होगी और आपका स्कोर अपने आप ऊपर आने लगेगा। शुरू की टेस्ट में आपका स्कोर थोड़ा कम आएगा, बाद की टेस्ट में धीरे धीरे आपका स्कोर इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये एनालिसिस की वजह से, जो डायरी मेंटेन कर रहे हैं हम, उसकी वजह से बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ख्याल रखना है और इसी पैटर्न में काम करना है ताकि अगला सिस्टमैटिक रिवीजन प्लान आपका रेडी हो सके। अब इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चों। टोटल 90 डेज मतलब क्या? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपकी एग्जाम है, राइट? तो 3 महीने 90 दिन हो गए, 90 डेज हो गए। इन 90 दिनों में से 45 डेज आपका प्लान टेस्ट के लिए है, जो अपन पहले बना चुके हैं। बचे हुए 45 डेज, क्योंकि आपकी ऑल्टरनेट डे टेस्ट प्लान किया आपने, अगर आपने 1 फरवरी को टेस्ट प्लान किया तो अगली टेस्ट आपने 3 फरवरी को प्लान की, बीच में एक दिन खा लिए, राइट? तो 45 डेज जो है वो आपको रिवीजन के लिए मिलते हैं। ओके, तो इस रिवीजन में बायो के लिए हर टेस्ट के अगले दिन बायो के लिए आप 5 घंटे रिवीजन के लिए देंगे, राइट? यानी मान लो आपने पहला टेस्ट 1 तारीख को परफॉर्म किया, लेट्स सपोज कि आप अपना पहला टेस्ट 1 तारीख को परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपके सिस्टमेटिक रिवीजन प्लान में ओके, आप यहां लिखेंगे सीरियल ऑर्डर, आप यहां लिखेंगे डेट, आप यहां लिखेंगे बायो, आप यहां लिखेंगे केमिस्ट्री और आप यहां लिखेंगे फिजिक्स। ओके, ठीक है। अब इस सिस्टमेटिक रिवीजन प्लान में आपका सबसे पहला रिवीजन डे 1 तारीख की टेस्ट थी, तो 2 फरवरी 2025 आपका पहला रिवीजन डे होगा। इस रिवीजन डे पर बायो के लिए आपके पास 5 घंटे रिवीजन के लिए है, 4 घंटे आपके पास केमिस्ट्री की रिवीजन के लिए है और 3 घंटे आपके पास फिजिक्स की रिवीजन के लिए। बच्चों 3 + 4 7, 7 + 5 12 घंटे का आउटपुट तो आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन ये तो करना पड़ेगा बच्चों, ये किसी भी सूरत में करना पड़ेगा और 90 दिन तक इसको फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन आप टेस्ट देंगे ना, उस दिन भी आपको बहुत टाइम लगने वाला, 3 घंटे की तो टेस्ट है, उसके बाद एनालिसिस है, और अगले दिन जो रिवीजन का है वो रिवीजन का दिन भी आपको इनपुट डालना पड़ेगा, और ये इनपुट तो आपको डालना पड़ेगा बच्चों। तो ध्यान रहे 5 घंटे आपको बायो की रिवीजन के लिए रखना है। तो फिर देखिए, हर दिन 5 घंटे आप बायो के रिवीजन के लिए दे रहे हैं, तो बायो की 45 दिनों में आपकी कितने घंटों की रिवीजन होगी बच्चों? 225 घंटों की रिवीजन, राइट? आप हर दिन 4 घंटे केमिस्ट्री की रिवीजन पर रखेंगे। देखो, हमने पहले ही बात की थी, बायो में सबसे ज्यादा रिवीजन देंगे क्योंकि बायो से हमें सबसे ज्यादा स्कोर खींचना है, राइट? केमिस्ट्री में उसके बाद अगला मेजर टाइम केमिस्ट्री में देंगे, 4 घंटे रिवीजन हम केमिस्ट्री में देंगे और 3 घंटे रिवीजन, सबसे कम रिवीजन टाइम हम फिजिक्स में देंगे, ठीक है ना? तो फिर 4 घंटे इंटू 45 दिन 180 घंटे की रिवीजन आपकी केमिस्ट्री के लिए होगी और 3 घंटे इंटू 45 दिन यानी 135 घंटे की रिवीजन आपकी फिजिक्स में होगी। अगर आप इस सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू चलते हैं बच्चों, तो पहली टेस्ट के बाद पहला रिवीजन डे आपका 2 तारीख को आएगा, अगले दिन 3 तारीख को आपकी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो फिर अगला रिवीजन डे आपका होगा बच्चों 4 फरवरी 2025 का, उसका अगला रिवीजन डे आपका आएगा 6 फरवरी 2025 का, और इस प्रकार से अगले अगले रिवीजन डेज आपके लिए आते चले जाएंगे और आपको ये सिस्टमेटिकली प्लान आउट करना होगा। हाँ, अब इसमें बायो में कौन से चैप्टर पर आप कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, है ना, उसके बारे में इस बात को समझ लीजिए। ये जो आप हर फ्री डे को, टेस्ट के अगले दिन जो फ्री डे आपका, उस रिवीजन डे को आप 5 घंटे बायो के रिवीजन के लिए देने वाले हैं बच्चों, उस 5 घंटे में से कल जो टेस्ट देते समय आपसे गलतियां हुई थी बायो में,
जहां जहां रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ था, वो जिस चैप्टर का था, जहां जहां आपने छोड़ दिया क्वेश्चन, वो अनअटेम्प्टेड पार्ट जिस चैप्टर का था, उन चैप्टर्स के लिए सबसे पहले रिवीजन टाइम रखेंगे। इस 5 घंटे में सबसे पहला टारगेट उन चैप्टर्स को अगली टेस्ट के लिए मुझे पक्का करना है, किसी भी हालत में पक्का करना है। सेम विद केमिस्ट्री एंड सेम विद फिजिक्स। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी जो कल टेस्ट में रॉन्ग अटेम्प्टेड और जो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, वो जिस चैप्टर से हैं, वो जहां जहां से आ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन, उसके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब जो है वो आप इस रिवीजन डे पर करने वाले हैं सबसे पहले। हो सकता है कि आपके उन कॉन्सेप्ट, उन क्वेश्चंस, उन जो रॉन्ग अटेम्प्ट हुए और जो आपके नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे, उनके जिन चैप्टर्स से वो है, उनकी रिवीजन पूरी होने के बाद थोड़ा टाइम बच जाए, तो फिर आप सिस्टमेटिकली एक रिवीजन पैरेलल में और चला देंगे। यानी आपके पहले से आपको पता है कि इन चैप्टर्स में मेरी थोड़ी वीकनेस है। बायो में सपोज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपकी गड़बड़ है, रिवीजन कमजोर है, यहां पर आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए टाइम अलग से एक्स्ट्रा निकालेंगे। ऐसे आपको हमेशा पता रहेगा। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 10 जनवरी तक, राइट? तो आपको डेफिनेटली 10 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में, जब 1 फरवरी से टेस्ट देनी है, तो 10 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जो टाइम मिलेगा, उसमें आपको पता रहेगा कि मेरे ये टॉपिक्स कमजोर है और ये टॉपिक स्ट्रांग है। तो जो टॉपिक्स आपके कमजोर है, उसका सिस्टमेटिक रिवीजन भी आप इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। मतलब आपके 2 टारगेट में रिवीजन हो रही है, आपके 2 अटैक में रिवीजन हो रही है। एक, कल आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया, उसके अंदर स्पेसिफिकली जहां आप अड़ रहे हो, वो तो जाहिर है कि वहां आप कमजोर हैं, वहां मिस्टेक हुई है, तो उसकी रिवीजन की जरूरत तो है ही। प्लस आपको पहले से कुछ पोर्शंस का अंदाजा है कि हाँ, यहां तो मेरी गड़बड़ चलती है, तो इसलिए अगले आने वाली टेस्ट में मैं वहां गड़बड़ ना कर बैठूं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आप रिवीजन प्लान आउट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये गैप मैंने खाली छोड़ दिया, क्योंकि ये आपको फिलअप करना है कि यहां इस चैप्टर की आप इतने घंटे टाइम देने वाले। और ये सब प्लान जो है ना, आप जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हैं, रात को सोते समय, अगले दिन आने से पहले ही आप ये प्लान पूरा रेडी करके रख लीजिए, ताकि अगले दिन जो फ्री डे है आपका, उस दिन ये पूरा रिवीजन एग्जीक्यूट हो सके। अब आप देखिए बच्चों, 45 दिन आपके रिवीजन के लिए है और 45 दिन आपके टेस्ट के लिए है। रिवीजन में तो सिस्टमैटिक और पिन पॉइंटेड रिवीजन मिल रहा है। अब वेगाबॉन्ड रिवीजन नहीं है, आवारा रिवीजन नहीं कि रिवीजन किधर का भी कर रहे हैं, किधर भी कर रहे हैं, बस रिवीजन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि रिवीजन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपका टारगेटेड रिवीजन है। कल आपके पेपर में जहां आपने मिस्टेक की थी, एक तो उसकी रिवीजन हो रही है, और पहले से आपको जो मालूम है कि ये मेरे वीक पोर्शन से, आप उसकी भी रिवीजन कर रहे हैं, तो पिन पॉइंटेड रिवीजन मिल रहा है आपको। और इसके अलावा बच्चों, आप 45 टेस्ट भी तो परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी रिवीजन जैसा ही है। वो टेस्ट परफॉर्म करने का मतलब आप जानो कि आप बायो में 90, एक पेपर में 90 क्वेश्चन आते हैं, तो 90 इंटू 45 यानी 4050। बायो में आप इन 45 दिनों में 4050 क्वेश्चन अटैक कर चुके होंगे। इन 4050 क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन दोबारा भी कर चुके होंगे। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में हर पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं, तो 45 इंटू 45 2025 क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री में अटैक कर चुके होंगे बच्चों। और ठीक इसी तरह से फिजिक्स में भी आप 2025 क्वेश्चन अटैक कर चुके होंगे। यानी जिस दिन आप नीट का फाइनल एग्जाम पेपर देने जा रहे होंगे, वो आपका 46th टेस्ट होगा। और उस 46 टेस्ट को परफॉर्म करते समय आपकी ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हो चुकी है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कुछ अलग ही बोलेगा। राइट? करेक्ट है। स्टेप नंबर 5, बच्चों इस बात को भी समझना जरूरी है, यह बात भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन से फाइनल डे तक आपको, आज के दिन से आखिरी दिन जिस दिन आपको एग्जाम देना है, तब तक आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मोटिवेटेड रहना है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक बात है ना? आपको बड़ा भारी
पत्थर जो है वो रोल आउट करके 720 शिखर तक ले जाने की कोशिश करनी है, राइट। इसमें मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा, इसमें आलस को थोड़ा दूर भगाना पड़ेगा आपको, और ये काम आपको करना है, तभी तो जाके सिलेक्शन जो है वो नीट में 100% गारंटीड हो पाएगा। ये 90 डेज परफॉर्मेंस करने के लिए इस बात का ख्याल रखें कि ये 90 डेज आपके स्टार्ट होते हैं 1 फरवरी से, राइट। तो आपका सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस को समझने के काम जो है वो किसी भी हालत में 10 जनवरी तक आप टारगेट कर लीजिए कि 10 जनवरी तक मेरे को मेरा सिलेबस समझ लेना है, ताकि अगला टाइम जो है वो मेरे को थोड़ा रिवीजन के लिए मिल जाए, और 1 फरवरी से सर ने जो प्लान दिया है उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को फुल्ली उसके अंदर एनग्रॉस कर सकूं और नीट में सक्सेस हासिल कर सकूं। सक्सेस मिलेगी बच्चों, सक्सेस निश्चित तौर पर मिलेगी। देखो, अब तक जो मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत ध्यान से समझे, लॉजिकली सोचे, तो किसी भी एग्जाम में अगर आपको सफलता लानी है तो सफलता लाने के लिए 4 बातों की जरूरत होती है बच्चों। एक है लॉजिकली सही प्लानिंग करना। तो मैंने आपको प्लानिंग करने के बारे में बात सिखाई, प्लानिंग का 100% एग्जीक्यूशन। मैंने बार बार आपको यह बात जोर देकर बोली है कि 100% प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस को दूर भगाना पड़ेगा और इस पर एक्शन लेनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा इस पर। मिस्टेक्स को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। मिस्टेक्स तो होंगी और उन मिस्टेक्स को आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपके दिमाग में बराबर रिकॉर्ड होगा, और वो फिर फाइनल एग्जाम के दिन मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। और की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, इसलिए तो रिवीजन प्लान बनाया ताकि की कॉन्सेप्ट्स कहीं भी दिमाग से ओझल लो। बच्चों, यही 4 चीजें तो मेन होती किसी भी एग्जाम, मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम को अगर किसी भी स्टूडेंट को क्रैक करना है तो इन्हीं 4 बातों को ध्यान में रख के वो अपना प्लानिंग कर सकता है। तो आपको जो प्लान दिया वो प्लान एक्चुअली इन्हीं सारी बातों पर डिपेंडेंट है बच्चों, ओके, राइट। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने आप से क्लैरिटी, अपने आप से पूरी क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ जोर से कहे, ये प्रतिज्ञा ले कि मुझे इस परीक्षा में सफल होना है, मुझे इस परीक्षा में सफल होना है, और इसके लिए मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा या करूंगी बिना नेगेटिव थिंकिंग के। ये इंपॉर्टेंट है। मुझे दूसरों की तुलना में कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही होगा और कुछ सार्थक काम भी करना होगा। मैं इस प्लान को 100% एग्जीक्यूट करूंगा या करूंगी। ये ओथ आपको लेनी पड़ेगी बच्चों, आपको ताकत मिलेगी अगर ये ओथ आप ले लेते हैं तो बच्चों, क्या अब आपके पास एक सिस्टमैटिक प्लान है कि नीट की एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, राइट? फुल सिस्टमेटिक प्लान, ओके। अंत में मैं यही कहूंगा मेरे बच्चों कि ऐसे टेलर मेड प्लान जो केवल आपको सफल बनाने के लिए क्रिएट हुआ है, इस प्लान को आप 100% मोटिवेशन के साथ एग्जीक्यूट करें, और मोटिवेशन डाई ना हो, खत्म ना हो, इसके लिए बार बार लगातार इस वीडियो को देखते रहे ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे और आप मोटिवेटेड रहकर पूरे पॉजिटिविटी के साथ में इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाए। थैंक यू, धन्यवाद।